हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। करते रहिएगा और रिवीजन ज़रूर कर लें, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। रिवीजन करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी आपने तैयारी की है तो वो आपको पता हो जाएगी मेरी तैयारी कहाँ तक है। तो आपकी जो हिंदी है, फर्स्ट पेपर जो आपका हिंदी है क्लास 12th वालों का, और क्लास 10th वालों का भी हिंदी का है। तो क्लास 12th की आज जो क्लास होगी तो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं कि क्लास 12th वाली हिंदी हिंदी में अगर अच्छे नंबर आपके आ गए तो आपकी यही हिंदी आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बना देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आज यहाँ पर आपको अंतिम प्रहार मॉडल पेपर का तो निचोड़ हम दे चुके हैं आपको, कौन कौन चीज़ें आएंगी। आज यहाँ पर अंतिम प्रहार हो रहा है, पूरा पेपर आपको आज समझाया जाएगा एक क्लास में, एक वीडियो में। आज आपकी धमाके वाली वीडियो होगी, धमाके वाली क्लास होगी, सफलता की गारंटी। यहाँ पर पूरा पेपर समझाया जाएगा, ये आप समझ जाएं। क्योंकि आपको देखना, ये क्लास मत भूलिएगा। अगर देखना भूल गए तो ये आप गलती आप करोगे, गलती आप करोगे। इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ को, और क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको यहाँ पर हर चीज़ समझ में आएगी। तो ये हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडीज चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और इस तरीके का लोगो बना होगा DV देव, तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास जो हमारी है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। खंड क। खंड आपके दो होते हैं, एक खंड क, एक खंड ख। दो होते हैं। खंड क में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और खंड जो ख होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। कौन कौन से प्रश्न खंड ख में आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके खंड का में आते हैं, तो वो बात आपको यहाँ पर मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य है, ये जो शिक्षा का उद्देश्य है निबंध के लेखक हैं, वो कौन है आपको बताना होगा। फर्स्ट है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, 2 है संपूर्णानंद, 3 है मोहन राकेश, 4 है रामकृष्ण दास। तो इसके आंसर आप बताएंगे कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो ऐसे ही आपका पूछा जाएगा। टाइम आपका होगा 3 घंटे, है ना। 3 घंटे 15 मिनट है, 15 मिनट में पेपर पढ़ लीजिएगा, और 3 घंटे के आपके पेपर सॉल्व करने की टाइम दिया जाएगा, उसमें आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही खंड कह दिया होगा 3 घंटे का पेपर, और पूर्णांक कितना होता है 100 का होता है। हिंदी का पेपर कितने का होता है 100 का होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरा है संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश, और 4 है रामकृष्ण दास। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। शिक्षा का उद्देश्य किसका है, संपूर्णानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लू लाल की रचना है। मैंने रचनाएं बहुत अच्छे से समझा रखी हैं, शायद आप भूल नहीं सकते हो उसको। अगर हमारी जो क्लास हो चुकी है मैराथन वाली, फुल मॉडल पेपर का जो निचोड़ हो चुका है, उसको ज़रूर आप देख लें। एग्ज़ाम से पहले फटाफट उसको देख जाइएगा, क्योंकि वो मैंने ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताई हैं कि आप भूल नहीं पाओगे उनको, ज़रूर देखना। लल्लू लाल की रचना है, क्वेश्चन है लल्लू लाल की रचना है। ए है सुख सागर, 2 है प्रेम सागर, 3 है परीक्षा गुरु, 4 है रानी केतकी की कहानी। तो बताएं लल्लू लाल की रचना कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। मैंने बताया था लल्लू जो होते हैं वो बहुत क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही आप समझ लो लल्लू लाल। लल्लू लाल कौन है, जो लल्लू है वो प्रेम सागर बहुत है, लल्लू लाल है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सागर हो गया, सागर में क्या पानी ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से आप ट्रिक समझ जाएं कि लल्लू कौन है, प्रेम बहुत करते हैं। तो प्रेम सागर इनकी रचना हो गई है, किनकी, लल्लू लाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं, 1 है प्रेमचंद, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 अमरकांत, 4 यशपाल। बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यशपाल। पर्दा कहानी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे।
पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं? नंबर 1 विष्णु प्रभाकर, नंबर 2 रामवृक्ष वैनीपुरी, नंबर 3 राहुल संस्कृत्यायन, नंबर 4 राघव राघव। बताएं कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो आवारा मसीहा किसके हैं? विष्णु प्रभाकर। किसकी रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन हैं? 1 है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 है सरदार पूर्ण सिंह, 3 है वासुदेव शरण अग्रवाल, 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं वो कौन हैं? बताएं इसका फटाफट आंसर बताइएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? किस युग की? यहाँ युग जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखें 12th वाले बच्चे कि आपको युग जरूर पूछे जाएंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, कौन से युग के कौन सी रचनाएं हैं, कौन से युग के कौन कवि हैं, ध्यान रखने की आपको जरूरत है। मैं सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, वो हमारी पिछली वीडियो जितनी हो चुकी है उनको फटाफट देख जाइएगा। तो इसका कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, 2 छायावादी युग, 3 भारतेंदु युग और 4 है प्रगतवादी युग। तो ये 4 आपके युग दिए गए हैं। बताएं इसमें कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना कौन हुई? कामायनी। जयशंकर प्रसाद का कौन, मतलब किस युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद? छायावादी युग के कवि हैं। तो उन्हीं की ये रचना है आंसू कामायनी झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवादी युग का है? 1 है अग्रदास, 2 है, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, 2 है तुलसीदास और 3 है नंददास, 4 है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताएं फटाफट इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रगतवादी युग, जो प्रगतवादी युग के जो कवि हैं वो कौन से हैं? अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 1 है 1941 ईस्वी, 2 है 1943 ईस्वी, 3 है 1954 ईस्वी 54 और 4 है 1947 ईस्वी 47। तो बताएं तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कब का है? तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो हमारा कब का है? 1943 ईस्वी का। करेक्ट आंसर आपका 2 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है कौन सी और नहीं? तो ये आप गलती मत करना एग्जाम के समय, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे यहाँ जो नहीं दिया गया, क्या दिया गया? नहीं। ये जो नहीं लिखा है तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जहाँ नहीं हो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर लें। क्या होता है बच्चे नहीं पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और हाँ वाले को करेक्ट वाले को करके चले जाते हैं, यही गलती सबसे बड़ी करते हैं। तो नहीं पे पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो नहीं है, अब किसमें से है वो तो आप उसको टिक लगाते जाइएगा, है ना। और कौन सी नहीं है तो उस पर आप बताएंगे कौन सी इसकी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कामायनी। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है?
कौन सी ऐसी कृति है जो महाकाव्य नहीं और कौन से महाकाव्य हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारा रामचरितमानस है ये हमारा महाकाव्य है। साकेत है ये क्या हमारा महाकाव्य है। ये पद्मावत है ये क्या है हमारा महाकाव्य है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों महाकाव्य हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। नहीं की बात यहाँ पर हो गई है, तो नहीं के लिए मुझे नहीं वाला लगाना होगा ना। तो नहीं के लिए कौन सा हुआ है? नहीं के लिए हमारा कौन सा है? 4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? 4। महाकाव्य मामा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 आपके हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या पूछा जाएगा? दिए गए गद्यांश अवतरित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरीके का आपका गद्यांश आएगा, गद्यखंड आएगा, उसको आपको पढ़कर और आपको यहाँ से उत्तर देने होंगे कि जैसे आप लिखा है यहाँ पर कि धरती माता की कोख में जो अमूल नदियाँ भरी हैं। ध्यान ने जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप यहाँ से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे आप देखें ध्यान से कि गद्यांश में आप जो गद्यखंड में जैसे लिखा है धरती माता की कोख में जो अमूल नदियाँ भरी हैं, ये आपने पढ़ लिया। इसको आप अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लीजिएगा, अपनी भाषा में ले लीजिएगा। जैसे आप बोलते हो किस तरीके से अपनी भाषा में कुछ शब्दों को इसमें चेंज करके और सेम के वही इनकी व्याख्या हो जाती है। और यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? प्रश्नों के उत्तर देने के लिए क्या पूछा गया है? प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देंगे? तो वो चीज़ हम तो धरती माता की कोख में जो अमूल नदियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो इस तरीके का आपका गद्यांश है। तो प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पर व्याख्या ना पूछ के एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्नों के आप यहाँ प्रश्न दे दिया जाएगा तो उसको आपको उत्तर लिखना होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप पैराग्राफ इसको पढ़ लीजिएगा तो, और प्रश्न पहले पढ़ेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप? पहले आप प्रश्न को पढ़िएगा। जब उसके प्रश्न आप पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर पता हो जाएगा कि प्रश्न कौन सा पूछा गया, तो इसका आंसर कहाँ पे होगा, तो उसी पे आप टिक लगाते जाइएगा। सबसे नंबर 1 ट्रिक यही है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, इसके बाद इसमें आंसर को देखें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर इसका आंसर इसमें देखें। तो यही आपकी पैराग्राफ में आपको कभी भी ना, तो पहली बात तो टाइम की आपकी बचत हो जाएगी, टाइम आपका ज़्यादा खराब नहीं जाएगा। तो यही आप ट्रिक अपनाना, पहले प्रश्न पढ़ना और इसके बाद उसका आंसर इसमें ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ दिया गया। धरती माता की कोख में जो अमूल नदियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन सी परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित इस प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की दहे को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक सभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। ये पैराग्राफ का आपका रहा है, तो इसके आपको क्वेश्चन देखने होंगे। देखें क्वेश्चन कौन से हैं आपके। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताएंगे। आपको भी गद्यांश का पूछा जाएगा तो गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यगर्मा से संकलित प्रस्तुत गद्य अवतरण या गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यगर्मा से संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता कौन है, लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप द्वारा मतलब लिखित है, तो शीर्षक निबंध से अवतरित है। इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने तरीके से भी थोड़ा लिख सकते हैं, जैसे प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यगर्मा में संकलित कौन सा है, ये कौन सा चैप्टर है? राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? आपको पता होना चाहिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि जब आपके गद्य में पूछा जाए तो आप लेखक लिखना होगा, जब आपके पद्य की बात हो जाए तो आपको संदर्भ में रचयिता लिखना होगा। ध्यान देंगे इसी चीज़ पे। आपको यहाँ पर गद्य की बात बता रहे तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा? लेखक।
लेखक लिखेंगे गद्य में, और यहाँ पर जब हम पद्य की बात करेंगे तब आपको क्या लिखना होगा, तब आपको लिखना होगा रचयिता। तो आपको रचयिता लिखना होगा। रचयिता ऐसा लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, रचयिता। ये रचयिता है आपका। रचयिता आपको काव्य में लिखना होगा, पद्य में लिखना होगा। ये आपने संदर्भ लिख लिया। फिर क्वेश्चन दिया गया, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसमें आंसर मिलेगा आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो उसकी व्याख्या कर लीजिएगा। जो रेखांकित अंश दिया जाता हो तो उसको आप समझें। रेखांकित अंश कौन सा होता है, जैसे आप जिस पे देख रहे हो इस पे अंडरलाइन है नीचे, जिस पे जो अंडरलाइन जा रही है यह रेखांकित अंश होता है। इसी की आपको व्याख्या करनी होगी। इसकी देख लो, इसी की आपको व्याख्या करनी होगी। और बाकी जो ये छूटा पड़ा है पैराग्राफ, उसको आपको नहीं लिखा। रेखांकित अंश की बताइए, जो रेखांकित है, रेखांकित कहते हैं इस जिस अंडरलाइन को, जो अंडरलाइन इसकी होती है उसको हम रेखांकित बोलते हैं, उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। तो वहीं पर रेखांकित अंश की व्याख्या बताइए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया, क्वेश्चन ढूंढिए, आंसर ढूंढिएगा इसमें। भावी आर्थिक समुदाय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो ये भी आपको आंसर इसमें पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। अभ्युदय के लिए सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का आपका पैराग्राफ होगा। पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप निकाल लीजिएगा। अंश की व्याख्या पूछे, जो रेखांकित जिस पे अंडरलाइन हो वो ही आप समझ लीजिएगा। पृथ्वी के देश किसने सजाया, ढूंढिएगा आंसर को। भावी आर्थिक समुदाय हेतु हमें क्या करना चाहिए, ये आपका आंसर उसी में छुपा होगा पैराग्राफ में, उसको आप ढूंढ ले जाएंगे। लेकिन पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आप आंसर अपने पैराग्राफ से निकालिएगा। ये गलती बिल्कुल मत करें, पहले पैराग्राफ पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर इसका आंसर निकालें। 3 बार मत घूमिएगा, क्योंकि इसके टाइम की सबसे बड़ी बचत आपको करनी है, क्योंकि आपको आगे भी टाइम देना है, आगे और भी प्रश्न करने हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश पर, अभी गद्यांश की बात कर रहे थे, यहाँ पर पद्यांश की बात हो रही है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शब्द है, पर अवलाचन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत में हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। इस तरीके का आपका पैराग्राफ आपको मिलेगा। तो आपको पैराग्राफ क्या करेंगे, आपको पैराग्राफ पढ़ के और उनको आपको उत्तर देने होंगे। ये आपका पूरा पैराग्राफ दिया गया, और इसके नीचे जो अंडरलाइन ये वाली दी गई है, ध्यान रखें, ये देखो अंडरलाइन है, इस पे अंडरलाइन दी गई, और इसी की आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइएगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमने जो बता दी है उसे ध्यान रखेंगे कि हम गद्य में लिखेंगे तो लेखक लिखेंगे, इसके लेखक ये हैं, कौन से शीर्षक से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है। अगर प्रसंग यहाँ पर पूछ दिया जाए तो एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि प्रसंग बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि प्रसंग क्या चीज़ होती है। कुछ बहुत बच्चे होते हैं जो प्रसंग नहीं समझ पाते हैं ना। तो प्रसंग में क्या आपको लिखना होता है कि प्रसंग में जिस पैराग्राफ में किसकी बात कही गई है, कृष्ण की कही गई, उद्धव जी की कही गई है, भगवान किसकी कही गई है ना, कौन से भगवान की कही गई है, तो उन्हीं की चीज़ों को आपको लिखना होगा। किन के बारे में वर्णन किया गया उनका, जो जिनके बारे में वर्णन किया जाता है वही हमारा प्रसंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मुझे उम्मीद है। और संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया कि गद्य में लेखक लिखेंगे। इस तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और इससे लिया गया है, संकलित है गद्यगर्मा से। इसका मतलब कौन सा शीर्षक है, इससे इसके लेखक हमारे कौन से हैं, ये हैं, है ना। और रचयिता कौन से हैं वो मैं आपको बता चुकी। रचयिता आपको पद में लिखना होगा, तो आपको यहाँ पर पद्यांश का संदर्भ आप इस तरीके से लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर संदर्भ हो रहा था, यहाँ है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कौन कौन से होते हैं, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शब्द है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, इतनी आपको व्याख्या करनी होगी। जो रेखांकित दिए गए होंगे तो उनकी आप व्याख्या कर लेंगे, है ना। और थर्ड क्वेश्चन है, करके पड़ताल सा पाप कौन, मतलब मौन रह जाऊं, राई भरी अनुपात न करने पाऊं। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आपको
पैराग्राफ में मिल जाएगा जो आपका पद क्या दिया गया। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार की बात की गई है। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, तो अलंकार को तो हम पढ़ा ही चुके हैं, नहीं तो अलंकार से एक क्लास हम और दे देंगे तो उनको हम समझा देंगे अच्छे से कि अलंकार कैसे आप अलंकार निकालेंगे कि कौन सा अलंकार कैसे है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आएगी, है ना। जैसे कौन सा दिया गया, कौन सा कौन सी, तो यहाँ पर किसी की उपमा जब की जाती है सा सी से सम, तो ये हम अलंकार की आपको क्लास दे चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसको आप देख लेंगे ना तो आपको अलंकार में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार होता है, सा सी सरिस शब्द आ जाते हैं ना, ये वाचक शब्द आप ध्यान रखेंगे तो आप अलंकार में कभी गलती नहीं करोगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्यांश का भाव स्पष्ट। पद्यांश क्या कह रहा है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। भाषा की विशेषता बताओ, भाषा की विशेषता क्या है ना। तो यहाँ पर इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आंसर आपको इसमें पैराग्राफ से ढूंढ के आपको करना होगा। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है ना। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ध्यान दें, इस पर बहुत ज़्यादा गौर करें तो आपको हर चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं मतलब रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 है ना। तो यहाँ पर लेखक, ये यहाँ पर जो लेखक दिया गया है तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है। गद्य का जीवन परिचय, आपके जीवन परिचय दो पूछे जाएंगे, एक तो गद्य खंड का हो जाएगा, एक आपका पद खंड का हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा आपका, वो आपका मिलेगा क्या, वो आपका मिलेगा ये गद्य का होगा, जिसमें आपको लेखक का क्या पूछा गया है, यहाँ पर लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा गया। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा। कुछ जीवन परिचय के बारे में लिख दीजिएगा और उन्होंने किस पे वर्णन किया है, क्या क्या चीज़ है उनके बारे में साहित्यिक परिचय पूरा दे दीजिए। इसमें रचनाएं सहित हो जाती हैं साहित्यिक परिचय में, ठीक है ना। तो आप साहित्यिक परिचय दे दिए, उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए, जो उनकी रचना है उनका उल्लेख। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रचनाएं कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको क्लास दे चुकी हैं, है ना। जो आपके 10 क्वेश्चन जो आते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएंगे वो क्लास हमारी हो चुकी है, उसे आप जरूर देख लें, उसे देखना मत भूलिएगा। अंतिम है, प्रहार है आज का, और इससे पहले हम आपको फुल मॉडल पेपर का निचोड़ दे चुके हैं। आपके क्वेश्चन उसमें से बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, और यहाँ से तो आपका जो पेपर है वो पूरा पेपर आपको कैसा आएगा वो मैं यहाँ पर आज पूरा बताएंगे, और कौन चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट है वो भी चीज़ें हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर है गद्य का जीवन परिचय पूछा गया, साहित्यिक परिचय पूछा गया है, तो साहित्यिक परिचय दे दीजिएगा और उनकी रचनाएं लिखेंगे। तो महत्वपूर्ण है ये, मैंने ये चीज़ आपको लिख रखी है। क्या लिख रखा है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय। महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से हैं ध्यान दें कि जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपके एग्जाम में रखा, ये आप समझ लो, आपको मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं कह सकते, इसको तो नहीं इतना बोल सकते हैं, है ना। और वासुदेव शरण अग्रवाल, सॉरी वासुदेव शरण जो अग्रवाल हैं, ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पे लगा लीजिएगा, इस पे भी लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जीवन परिचय यहाँ से ये 2 आने वाले हैं गद्य से, ज़्यादा मत रटिएगा, आपको यहीं से आपके आ जाएंगे, लेकिन अच्छे से कंप्लीट रखें उनको, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके हैं, इनको कंप्लीट कर लें, यही आपके एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ तक ये चीज़ आपको जीवन परिचय गद्य की बात हो रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। इसमें देखो ध्यान दें, वहाँ पर लेखक लिखा था, यहाँ पर देखो लेखक लिखा था क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या नाम है यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पर कवि पूछा गया है। क्या पूछा गया, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, तो उनकी कृतियाँ वही रचनाएं हो जाती हैं ना। तो यहाँ पर ये काव्य का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय मैंने आपको बताया, आपको 2 जीवन परिचय लिखने होंगे, एक गद्य का एक पद्य का, है ना। तो आपको यहाँ पर एक का पूछा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त, ध्यान रखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इम्पॉर्टेंट मैंने आपको लिख दिया कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है तीन में से सबसे ज़्यादा जो आएगा। यहाँ पर आप समझें मैथिली शरण गुप्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन? मैथिली शरण गुप्त। सुमित्रानंदन पंत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए आपको रामधारी सिंह दिनकर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, याद रखना है, और मैथिली शरण गुप्त को भी नहीं छोड़ना है, आपको याद रखना है। ये दोनों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जीवन परिचय इन दोनों को, तीनों को, इनको कंप्लीट कर लिया। 2 मैंने उसमें बता दिया, 5 कंप्लीट कर लीजिएगा। यहीं से आपके 2 जीवन परिचय आपको लिखने के लिए आ जाएंगे। ज़्यादा लिखने की कोई, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो मैं बता रही हूँ वही आप लिख लीजिएगा, वही आपके एग्जाम में मिल जाएगा, 100% मिलेगा, ये आप समझ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल जो हमारा है देव एग्जाम स्टडीज, तो बेटा इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। 12th वाले बच्चों इनको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसमें मेहनत बहुत लगती है, जो मैं आप यहाँ पर आज आपको बता रही हूँ ना, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके का लोगो बना होगा, DEV देव लिखा होगा, वही हमारा देव एग्जाम स्टडीज चैनल होगा, यूट्यूब चैनल। तो इसे आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सबसे कहानी आपकी इम्पोर्टेंट कौन है, जो आपके एग्जाम में आएगी, वो आपको याद करनी होगी। ये आप समझ लीजिएगा, वो आपको याद करनी होगी, क्योंकि वो आपके एग्जाम में रखा है। आप ये समझ लो, वो पेपर बना रखा है। जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत सालों का हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं और कौन से जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, एक अनुभवी टीचर सभी को मिलना मुमकिन है, ठीक है ना। तो अनुभवी टीचर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप ध्यान दें इस चीज़ को, जो चीज़ हम बता देंगे वही आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। तो इसलिए उन्हीं चीज़ों को आप कंप्लीट कर लें, आपको वही मिलेगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो मैं बता रहे वही आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो चीज़ नहीं आती है उसे कमेंट करिएगा ना मेरे लिए, तो बताएंगे कौन सी चीज़ आपको करनी होगी, कैसे करनी होगी। जो नहीं आती होगी वो करवाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। एक आपका बहादुर है, एक पंचलाइट होगी। ये आप समझ लें, जो पंचलाइट है, पंचलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पंचलाइट आपकी कहानी रखी हुई एग्जाम में है, पंचलाइट आपका पूछा जाएगा। पर्दा कहानी इम्पोर्टेंट है, पंचलाइट इम्पोर्टेंट है, बहादुर इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पर्दा और पंचलाइट इम्पोर्टेंट नंबर 1 है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पंचलाइट आपका अच्छे से कंप्लीट कर लें तो वो आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। वो कौन सी कहानी होगी, उस कहानी को स्टोरी होती है, उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले जाइएगा, है ना। कहानी तो कर ही लेंगे। अथवा में इस तरीके का दिया होगा, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये वाला अथवा कीजिए, ये वाला अथवा कीजिए, अथवा ये। अथवा में करना आपको एक ही होगा। अब ये नहीं है आपने पंचलाइट अथवा यहाँ लगाए, देखो ध्यान दो, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो या तो बहादुर करेंगे या तो पंचलाइट करेंगे आप, इनमें से आपको दोनों में से नहीं आता है। तो यहाँ पर अथवा में दिया गया ध्रुव यात्रा कहानी के कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो यहाँ पर भी अथवा में लिखा है। तो अथवा में करना आपको एक ही होगा। कौन सा? ये ध्रुव यात्रा। तो यहाँ तक ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पता हो गया कि कहानी पूछी जाएगी। कहानी आपको कौन सी याद करनी होगी, पंचलाइट याद करनी होगी, बहादुर याद करनी होगी, पर्दा कहानी। ये आपको 3 इंपॉर्टेंट हैं आपकी। और पंचलाइट भूलिए मत, पर्दा भूलिए मत, ये आपके एग्जाम में रखिए, ये आप समझ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न
एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक स्वपठित जो आपकी पढ़ी हुई होगी, खुद आपने मतलब अपने आप से पढ़िए और उस कहानी का आप लिखिए। क्या लिखेंगे कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र की जो आपके हों, श्रवण कुमार होंगे आपके स्वपठित में, अगर आपकी बुक में जो आपको पढ़ाया जाता हो तो आप श्रवण कुमार का लिखेंगे, है ना। अगर जो श्रवण कुमार आपका नहीं है, ये श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार अगर आपके नहीं है, बुक में नहीं है, तो आपको नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा, रसमृथी आपका है तो आपको रसमृथी करना होगा, है ना। होगा तो आपको ये करना होगा। अगर आपको मुक्त यज्ञ में होगा तो आपको मुक्त करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अथवा में दिया करना एक ही होगा, जो आपकी स्वपठित जो आपने पढ़ा होगा वही आपको करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट त्यागपथी ये अगर होगा तो आपको इसे देखना होगा, है ना। और आलोक व्रत, जो आलोक व्रत खंड काव्य का नायक, उस पर चरित्र कीजिएगा। जिसका आलोक व्रत होगा, जिसने पढ़ा होगा वो आलोक व्रत पर करेंगे। आलोक व्रत ये रहा आपका, है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये तो आपको करना ही होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, जैसे सत्य की जीत हुई, यहाँ पर सत्य की जीत वाले जो करेंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनकी बुक में ये होगा, है ना। तो ये सत्य की जीत आलोक व्रत वाले करेंगे, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्यान रखें, अभी तक मैंने क्या किया आपको, खंड जो क था, क वो तो आपने पढ़ लिया। खंड क में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको पता हो गई हैं। कि क्वेश्चन कितने आते हैं वो मैंने आपको करा दिए। जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी वाले, उनको तो मैंने आपको बता दिया है। और जो गद्यांश और पद्यांश जो पूछे जाते हैं, और जो जीवन परिचय पूछा जाता है, कहानी पूछी जाती है, एक जो अभी जो है मुक्त काव्य और आलोक व्रत है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कितने हो गए यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन 7 तक आपको करना होगा खंड क। फिर इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, खंड ख। खंड ख में क्या आता है, पूरा आपको खंड ख जो होता है वो पूरा आपको संस्कृत वाला पार्ट होता है। खंड ख करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और संस्कृत में आप कैसे करेंगे वो आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और संस्कृत में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम कल क्लास एक दूसरी दे देंगे केवल संस्कृत पे। हिंदी का जो पार्ट है वो संस्कृत में आपको, जो संस्कृत वाला होगा वो आप कैसे करेंगे, तो कल भी हम संस्कृत की केवल क्लास देखेंगे। तो संस्कृत आप ध्यान दें कि संस्कृत वाला पार्ट आएगा कैसे, उसे आप समझेंगे और आप कैसे कर ले जाओगे, उस चीज़ को हम यहाँ पर बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित संस्कृति गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि संदर्भ मतलब होता है प्रसंग सहित अनुवाद। प्रसंग सहित जैसे हिंदी में बोल देते हैं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, है ना। तो उसी तरह संस्कृत में होता है संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, प्रसंग संदर्भ और अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जैसे गद्यहंस का लिखा है, एक गद्य का, जैसे आपने ध्यान दें इस चीज़ को कि एक गद्य का होता है पैराग्राफ आपको मिलेगा संस्कृत में, एक आपका होता है पद्य का। पद्य का क्या होता है, जो आपको श्लोक जो होगा ना वो आपका पद्य का होता है। श्लोक होगा वो आपको 2 मिलेंगे, उसमें से आपको 1 करना होगा। ऐसे ही आपका गद्यांश होगा संस्कृत का, उसमें 2 मिलेंगे, उसमें आपको 1 करना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर 1 दिया गया, ये कितने नंबर का है आपका, ध्यान देंगे 7 नंबर की है ये व्याख्या आपको। याज्ञवल्क्य उवाच न व अरे मैत्रेयी पतियु कामः पतिः प्रियो भवति, है ना। तो यहाँ पर ये संस्कृत में पैराग्राफ है, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति न व अरे जाया कामाया जाया प्रिया भवति, आत्मनास्तु वै कामाया जाया प्रिया भवति न व अरे पुत्रस्य विपतस्य च कामाय पुत्रो विपत वा प्रिया एवं भवति, आत्मनास्तु वै कामाय पुत्रो विपत प्रियम भवति न व अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वा कामाय सर्व प्रियम भवति। इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ आपको व्याख्या कैसे करनी होगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, न व अरे मैत्रेयी। तो इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। मैत्रेयी क्या बोले, पतियो कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनास्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। भवत मीन्स होता है होता, कामाय मीन्स काम, है ना, और पति मीन्स पता ही है, प्रियो जानते प्रिय जो प्यारा होता है। कौन प्यारा होता है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ पे आप। अगर आपको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, ना का मीन्स नहीं, तो आप समझ रहे हो ना।
याग बल के नाम हो गया, वो तो समझ ही रहे हो ना, पति तो समझ ही रहे हो ना। कामाय तो काम जो होता है ना, काम के लिए। और प्रिया, प्रिय जो प्यारा होता है। और भवत मीन्स होता है। ऐसे शब्दों को, कुछ कुछ शब्दों को पहचान लें, और कुछ शब्द वही संस्कृत वाले कुछ तोड़ के ले लीजिएगा और लास्ट में क्रिया लगा लीजिएगा। आप समझ जाएं कि आपकी व्याख्या पूरी सही हो जाएगी। कोई गलती नहीं कर सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई गलत नहीं इसको कर सकता है। कैसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने तो सही लिखा है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत वाले ही आप लिख दो, विसर्ग हटा देना, विसर्ग उसमें बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं होगी। जो उसमें विभक्ति दी गई होगी, जैसे कामाय दी है, कामाय दिया गया तो या हटा दो, काम लिख दो ना, क्या दिक्कत है। प्रियो लिखा है, प्रिय लिख दो ना, प्यारा लिख दो ना, कुछ भी लिख सकते हो। भवत मीन्स होता है लिख दो ना। व अरे जा जाए, जा जाए शब्द आपको पता होना चाहिए, जा जाए मीन्स होता क्या है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे भवत लिखा है, भवत मीन्स होता है। प्रिय ये आपको पता है, कामाय पता है, ना मीन्स नहीं पता है, वास मीन्स उसने क्या कहा, किसने, याज्ञवल्क्य ने। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ शब्द उठा उठा के इनको ले लीजिएगा, बाकी आप वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा आपका, और आपके नंबर पूरे में पूरे आपके मिलेंगे। यहाँ पर ये गारंटी है। ट्रिक की मैं जो आपको बता रही, ये चीज़ ध्यान देना। शब्द वहीं से वही उठा लीजिए, लेकिन विभक्ति हटा दो, विभक्ति हटा दो। और क्या नाम, इसे जो विसर्ग लगी होती है, जो ये पॉइंट लगे होते हैं, ये विसर्ग जैसे लिखा पथा, विसर्ग लगी हुई है पति पे, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा और बाकी सब वही लिख दो, तो भी आपके नंबर पूरे में पूरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। खंड कै और खंड ख में अब क्या हो चुका है। ख क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद कीजिए, हिंदी में आपको लिखना होगा। ये यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है, क्या दिया गया है, अये लाला अये लाजानुनंचय पथि बचन माँ कानमणि गृढ़ी और शिशो करो तत्नाथ सुपहितवती दीन बचना। ये आपका श्लोक है। तो ये आपका श्लोक है। तो इस तरीके से गद्यांश का एक आएगा, एक पद्यांश को आपको दो मिलेंगे। यहाँ पर देखो दो दिए गए हैं। एक तो आपका दिया गया ये वाला रहा, यहाँ तक एक ये हो गया, और एक आपका यहाँ से यहाँ तक, एक एक आपका यहाँ तक ये वाला हो गया। ये आपके दो हो गए, एक ये है ना, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। दो आपके हो गए पद के और दो गद्य के पूछे गए। इनमें करना आपको एक एक होगा। जैसे नीचे वाला लिखा है, मई छीड़ो पायो यदि कृता दृशा वर्तु बहुलई और दंतता शल्यम च तोहसी और पुनरुद्रता मुचता। तो इस तरीके से आपके जो श्लोक आएंगे, दो अंक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर टाइम होगा तो कल या परसों में आपको एक क्लास संस्कृत की दे देंगे, उसमें आपका संस्कृत वाला पार्ट और मजबूत हो जाएगा सही से। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बता दी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी दिया गया ना, दो दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में आपके दो प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, जो आपको उसका उत्तर देना होगा। ये रहे। नेक्स्ट, बसंत काले वृक्षा कीदृशा भवन्ति। बसंत काल में वृक्ष कैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बसंत काले वृक्षा कीदृशा भवन्ति, बसंत काल में वृक्ष कैसे होते हैं। महर्षि दयानंदस्य गुरा कहा आसीत। यहाँ पर लिखा है महर्षि दयानंदस्य गुरा कहा आसीत। महर्षि दयानंद के जो गुरु थे वो कौन थे, महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे। इसका अर्थ क्या हुआ, विद्यार्थी किम त्यज्यते, है ना, आपको पता होना चाहिए। इसके आपको क्वेश्चन आपके 4 दिए होंगे, उसके आपको आंसर 2 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि शांत रस अथवा भीवत रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा या उदाहरण दीजिए। परिभाषा भी दीजिए, स्थायी भाव और मतलब सारी चीज इसमें पूछ ली गई है। शांत रस अथवा विभत्स रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा या उदाहरण दीजिए। परिभाषा दो या उदाहरण दे दीजिएगा और स्थायी भाव आपको लिखना होगा। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, निर्वेद होता है ना। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। स्थायी भाव हो गया। इसका आप उदाहरण याद कर लीजिएगा और परिभाषा तो दे चुके हैं आपको,
देख लेना, जो क्लासें हो चुकी हैं उनमें से आपको परिभाषा भी मैंने बताई है, और इसका स्थायी भाव कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले जाओगे, है ना। यहाँ पर समझ लें कि आपको 2 नंबर के आपको रस आएंगे, और जो 2 नंबर के आपके क्या आएंगे, यमक, संदेह, अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। यहाँ पर अलंकार पूछा जाएगा आपको, इसमें से आपको एक ही करना होगा। यहाँ पर शांत रस दिया गया, विभस दिया गया, और ध्यान रखें शांत रस और वीर रस आपके एग्जाम में आने वाला है, ये आप समझ जाओ। शांत रस ये वाला शांत रस, एक वीर रस आप लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा उदाहरण आप याद कर लें, यही आपके एग्जाम में 2 मिल जाएंगे। इसमें आपको करना एक ही होगा, है, अथवा में दिया जाएगा, एक कर लो बस, आपका एक ही बहुत है, वो 2 नंबर के आपके हो जाएगा। यमक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा का उदाहरण दीजिए। तो यमक अलंकार को तो आपको पता है, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, एक शब्द होगा लेकिन वो कई बार आ जाता है, 2 से अधिक बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी आ जाए एक शब्द, है ना, वो कई बार आ जाता है, लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे, तो वही हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की पहचान एक ही होती, एक शब्द 1 से अधिक बार आ जाए, 2 शब्द 2 से अधिक बार आ जाए, जो अधिक बार आ जाता है शब्द कई बार, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार की जो मेन पहचान होती है, वो एक शब्द एक ही बार आता है, परंतु जो एक शब्द होगा ना, उसके अर्थ बहुत अनेक हो गए। जैसे भगवान विष्णु एक हैं, भगवान तो एक ही हैं, विष्णु, शिव, है ना, बहुत सारे इनके नाम हैं भगवान के। तो भगवान के नाम देख लीजिए, 108 नाम लेते रहिएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, जहाँ एक शब्द लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकले, अनेक निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार की जो पहचान होती है वो वही होती है, जहाँ 2 या 2 से अधिक बार कोई शब्द आ जाता है, लेकिन अर्थ दोनों के एक ही सेम जैसे होंगे, 2, 3, 4, लेकिन तीनों के जो, चारों के जो अर्थ होंगे वो अलग अलग हो जाते हैं, वही हमारा हो जाता है क्या, यमक अलंकार हो जाता है। संदेह अलंकार में क्या होता है ना, जो यहाँ पर दिया गया संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में होता है जहाँ पर संदेह, जैसे किसी चीज़ से पूछा जाए, वहाँ आपको किसी भी चीज़ में संदेह हो रहा है, पढ़ो पहले उस दोहे को पढ़ो, उस उदाहरण को आप पढ़ो कि इसमें कुछ संदेह हो रहा है, कुछ संशय हो रहा है, तो वहीं पर क्या हो जाता है, संदेह अलंकार हो जाता है ना। तो संदेह अलंकार की परिभाषा, तो परिभाषा तो आप लिख लोगे, जहाँ पर किसी, मतलब कोई चीज़ में पढ़ते, मतलब जहाँ पर मुझे किसी में संदेह हो जाता है, संशय हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, वही तो संदेह अलंकार होता है ना। तो उदाहरण आपको याद करना होगा, कर लीजिएगा, तो वो अब संदेह अलंकार होगा। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा क्या जाएगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर उत्प्रेक्षा, उपमा और यमक, आप 3 याद कर लीजिएगा, आपको 3 में से आपके यही आने वाले हैं। यमक, उपमा और उत्प्रेक्षा आप कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे, 100% आपको ये 3 मिलेंगे। 12th वाले बच्चों ये सुन लें, 3 अलंकार आपके कंप्लीट हैं, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा याद। उपमा की तो कोई दिक्कत नहीं, सीसा सरिस शब्द वाचक में बता चुकी हूँ, उत्प्रेक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। मन मानो जन जानो याद शब्द आ जाते, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अलंकार की मैं सारे अलंकार आपको पढ़ा चुके हैं, तो है ना, जो क्लास हमारी हो चुकी है क्वेश्चन वाली, तो उसी में आपको अलंकार मैंने सारी डिटेल पढ़ा चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, आप उन क्लासों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखोगे ना, तभी आपको हर चीज़ उसमें समझ में आ जाएगी, हमने कहाँ कहाँ चीज़ें, कौन कौन सी हमने ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ें बताई हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोरठा अथवा उपेंद्र वर्जा छंद की मात्राओं के साथ उदाहरण या परिभाषा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सोरठा। सोरठा क्या होता है, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सोरठा, ये दिया गया सोरठा। सोरठा जो होता है, सोरठा दिया गया, सोरठा होता है दोहा का उल्टा होता है सोरठा, है ना। तो दोहे में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, दोहे में जो मात्राएं होती हैं वो 13 और 11। ध्यान रखेंगे, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 ध्यान रखेंगे। और सोरठा में वही उल्टा हो जाता है, क्या होता है, दोहा का उल्टा ही सोरठा होता है। तो क्या करेंगे आप, 11 पहले करेंगे, इसके बाद हम 13 लिख देंगे, है ना।
तो ये क्या हो जाएगी, सोठा की। ये सोठा की मात्राएं होती हैं। अगर कोई दोहा दिया जाए, है ना, तो उसमें आप समझ लीजिएगा ये सोठा है या दोहा है, आपको पता लग जाएगा। मात्राएं निकालोगे तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा ये कैसे मात्राएं लगती हैं। अब वो मैं मात्राएं लगानी भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोडा अथवा उपेंद्र बज्जात छंद की मात्राओं के साथ उदाहरण या परिभाषा दीजिए। मतलब मात्राओं के साथ मात्राएं भी बताइएगा उसमें, और एक उदाहरण भी दीजिएगा। तो आप दोहा जो याद हो ना आपको, उसका उल्टा कर दीजिएगा, भाई सोठा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उपेंद्र बज्जात छंद की मात्राओं के साथ उदाहरण, है ना, बात एक ही है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो, यहाँ पर दो नंबर के, सॉरी 2 नंबर के ये पूछे जाएंगे। सोठा छंद वाला छंद 2 नंबर के हो गए, अलंकार 2 नंबर के हो गए, और हमारे जो रस होते हैं वो भी कितने हो गए, 2 नंबर के हो गए। ये 6 नंबर के हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको गलत मत करना है। नंबर पूरे आते हैं हिंदी में। हिंदी में कभी भी नंबर कटते नहीं है, ना तो राइटिंग में करते हैं, ना किसी अन्य किसी में कटते हैं नंबर। ध्यान है, जो अगर आप सही आंसर लिखोगे तो उसके नंबर मैथ जैसे नंबर मिलते हैं इसमें हिंदी में, तो नंबर आपके बिल्कुल कटने वाले नहीं हैं। इसलिए व्याकरण के जो नंबर होते हैं उनको वे ठोस नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। यहाँ पर निबंध पूछा गया, तो आप निबंध कैसे लिखेंगे? देखो, निबंध साहित्य और जीवन, नारी शिक्षा की उपयोगिता, साहित्य और जीवन, नारी शिक्षा की उपयोगिता, बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, है ना, वृक्षारोपण का महत्व, प्रीत का काहू सुख ना लयो, है ना, प्रीत कर काहू सुख ना लयो, प्रीत तो कर ली काहू ने सुख ना पा पायो। वही बात यहाँ पर कही गई है ना। तो निबंध यहाँ पर आएगा कितने, 9 नंबर का आएगा। एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध, अपनी भाषा शैली में, ना किसी और की भाषा शैली में नहीं बात की गई है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा होगा, तो उसको आप समझ जाएं। देखो मैं बता रही आपको इम्पोर्टेंट कौन सा आपका पूछा जाएगा। निबंध वाले बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे ये कि निबंध में कौन सा आएगा। तो निबंध पे यहाँ आज सुन लीजिए आप कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है कौन सा, नारी शिक्षा की उपयोगिता। ये आपके एग्जाम में समझ लो रखा है। कौन सा रखा है, नारी शिक्षा की उपयोगिता, ये आपका रखा है। बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, वृक्षारोपण का महत्व। ये जो 3 हैं आपको तीनों मिलेंगे आपको एग्जाम में। इनकी नहीं कह सकते, इसकी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको जो मिलने वाले वृक्षारोपण का महत्व, बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, नारी शिक्षा की उपयोगिता, ये 3 ये समझ लो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिएगा, ये आपके आएंगे एग्जाम में। ये आपका निबंध रहा। निबंध आपका 9 नंबर का होगा। 9 नंबर बहुत होते हैं, इसे छोड़ के मत आइएगा, और जितने शब्दों में पूछा जाए उतने शब्दों में आप लिख के आइएगा, नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। ये गलती बेटा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि निबंध बिल्कुल अपनी भाषा में लिख लो ना। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना, हेडिंग डाल के लिखिएगा। अच्छा अच्छा, खूब बढ़िया बॉक्स बनाओ, बढ़िया अच्छे तरीके से लिखो, इसके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 13 क्वेश्चन है, शासिका का संधि विच्छेद है। अब ध्यान दें, ये कभी कभी ऐसा होता है शासिका में संधि विच्छेद पूछ दी जाए, कभी नायिका पूछ दिया जाए, कभी पाविका पूछ दिया जाए। इसमें अगर संधि पूछ दी जाए तो कौन सी संधि होगी, तो ध्यान देंगे इसमें जो नायिका, सायिका, पाविका, इसमें संधि होती है कौन सी, व्यंजन संधि। कौन सी होती है, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि अलग चीज होती है। स्वर संधि की तो पता ही है आपको, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और ये जो संधि है वो कौन सी है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है, इसमें संधि विच्छेद पूछी गई है, तो आप इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, शा प्लस अका, स प्लस अका, है ना, स प्लस अका, स प्लस अका और स प्लस अका। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये आपको बताने की जरूरत है, बताएं आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सायका का संधि विच्छेद है स प्लस
अका। कौन सा है? स प्लस अका। बी आपका करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम बता चुके हैं आपको, डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर होता है स प्लस अका। सचित का संधि विच्छेद है। जो सचित का संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? एक ही इसका ऑप्शन मैंने दिया है, तो इसका मैंने एक ही ऑप्शन दिया है। कौन सा इसका होगा? सचित का। सचित का जो संधि विच्छेद है सत प्लस चित, ये हो गया सचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यथाशक्ति में समास है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बताइएगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर होता है? यथाशक्ति में समास होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? यथाशक्ति। यथाशक्ति में ये चीज़ हम बता चुके हैं, बार बार यही चीज़ बता रहे हैं कि अव्ययीभाव समास की जो पहचान होती है, पहले उपसर्ग लगा हो तो वही हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ उपसर्ग लगा हो वही अव्ययीभाव समास होता है। और एक चीज़ बता चुके हैं, दूसरी पहचान क्या होती है कि जहाँ दिनों दिन, रातों रात ऐसे शब्द जहाँ आ जाए एक जैसे, दिनों दिन, दिन दिन है, रात रात है, तो ये यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे अलग अलग कोई शब्द दे दिए जाते हैं बच्चे, यही सबसे बड़ी ये समझ लो आप, सॉरी, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं। क्या करते हैं कि जहाँ दिन रात अलग अलग हो, दिन और रात, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दिनों दिन पूछ दिया जाए, दिनों दिन हो रहा है, दिनों के दिन हो रहे हैं, रातों के रात हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं दोनों, तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। तो और दूसरी पहचान यही है, दो ही पहचानें ध्यान रखें, एक उपसर्ग की और नंबर 2 एक जैसे शब्द मिले। नेक्स्ट है नीलगाय में समास है। नीलगाय में समास कौन सा है? ए है द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास और डी है तत्पुरुष समास। तो नीलगाय में समास है। और ठीक है, नंबर 1 पहचान द्वंद्व समास की तो आपको पता हो गई है। किसकी? द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में जहाँ 2 शब्द माता पिता, भाई बहन, है ना, दिन और रात ऐसे अलग अलग आ जाते हैं, तो आपका द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास की नंबर 1 पहचान यही है कि जहाँ संख्यावाची शब्द हो तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर द्विगु समास है। द्विगु समास एक समूह में चलता है ना, तो वहाँ पर होता है कौन सा? द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में हमेशा विशेषता की बात की जाती है, वो हमारा वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास में नंबर 1 पहचान यही होती है, जहाँ पर कारक चिन्हों की बात आ जाए, है ना, तो समझ लेना, जहाँ कारक चिन्ह आ जाए में, है ना, राजा का पुत्र, है ना, राज्ञा पुत्र, ये राज्ञा पुत्रा पूछ दिया जाए तो राज्ञा पुत्रा में कौन सा समास है, तो आपको जानने की जरूरत है कि राज्ञा पुत्रा में हमारा तत्पुरुष समास होता है। क्योंकि राजा का पुत्र, राज्ञा पुत्रा क्या होता है? संस्कृत में कहते हैं राज्ञा पुत्रा। राजा का पुत्र पूछ दिया जाए, का, की, के, ना, नी, ने, ऐसे जहाँ आ जाते हैं कारक शब्द, तो आप ये समझ जाएं, तो यहाँ पर कौन सा समास होता है? हमारा तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि समास में हमेशा एक नया अर्थ प्रकट होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है ना। और कर्मधारय समास में विशेषता या विशेषण और विशेष की बात होती है, वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। तो ये चीज़ें आपको समास के बारे में यहाँ पर पता हो गया। तो आप बताएंगे कि नीलगाय में जो समास है वो कौन सा है? वो है कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमेशा मतलब गाय कैसी है? नीली है, तो विशेषण आ गया ना, जहाँ विशेष और विशेषण की बात होती है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठनीय शब्द में प्रत्यय है। पठनीय शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? ए है तव्यत प्रत्यय, बी है अनियर प्रत्यय, सी है अनत्व प्रत्यय, नत्वा प्रत्यय और डी है हमारा तल प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? पठनीय शब्द में प्रत्यय है, बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो पठनीय में जहाँ निया जहाँ लग जाती है, ये लास्ट में निय, तो क्या? अनियर। अनियर प्रत्यय में, पठनीय में अनियर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरता शब्द में प्रत्यय है। क्या? गुरता। गुरता शब्द में प्रत्यय है, वो कौन सा प्रत्यय है? कित्वा प्रत्यय में कित्वा लग जाता है, त्व प्रत्यय में
इत में त्व लग जाता है तो त्व प्रत्यय हो, तल प्रत्यय में वो अलग हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ, तो प्रत्यय हमेशा रहेगा कौन में, गुर्ता में। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जो रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर ये 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ये यहाँ पर विभक्ति पूछी गई और वचन पूछ दिया जाता है, तो ये आपके 2 नंबर के आएंगे। फर्स्ट है विद्यालयम निक्षा नदी बहती। विद्यालयम निक्षा नदी बहत, विद्यालय की निक्षा मीन्स होती है निकट, पास। विद्यालय के पास में नदी बहती है, चलती है या बहती है। सेकेंड है हमारा छात्रेषु अरविंदा श्रेष्ठा। जो छात्रेषु अरविंद श्रेष्ठ है, छात्रों में कौन, छात्रों में अरविंद श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। भिक्षुका पादेन खंजा अस्ति। भिक्षुका पादेन खंजा अस्ति। जो भिक्षुक है वो पैर से कैसा है, लंगड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं। इसमें करेक्ट आंसर नहीं पूछा गया है, इसमें एक पद का पूछा गया। इसमें लिखा है एक पद को आपको लिखना होगा क्या, रेखांकित। जो रेखांकित लाइन है इस पे आप में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति पूछी गई। तो विद्यालय में जो विभक्ति है वो आपको लिखना होगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। छात्रेश दिया गया, छात्रेश, बालकेश, रामेश, है ना, बालकेश, कुछ भी केश दिया जाए तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगी। और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन होगी। कहाँ पर, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति एक वचन, छात्रेश में सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन, और भिक्षुका पादेन खंजासी जो पैर से लंगड़ा है, तृतीय विभक्ति पादेन दिया गया है ना, इस पे दे दिया जाए, अंडरलाइन कर दिया जाए, तो पादेन तृतीय विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर आप समझ जाएं कि इस तरीके से 2 नंबर के आपके विभक्ति परिचय से पूछे जाएगा क्वेश्चन, वो आपका 2 नंबर का होगा। जैसे विद्यालयम, छात्रम, बालकम, रामम दिया जाए तो द्वितीय व्यक्ति, जहाँ माँ ऊपर लग जाए तो समझ लो द्वितीय व्यक्ति आपको लगानी है। छात्रेश, बालकेश, रामेश, ऐसे शब्द जहाँ आ जाए तो आप समझ जाओ ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 होगा, 15 होगा। लास्ट में आपको अनुवाद करने होंगे 2, जो आपके 4 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 वाक्य करोगे सही तो आपके 4 नंबर हो जाएंगे। संस्कृत में ये समझ लो खंड ख आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप हिंदी में बिल्कुल ही 0 पे आ जाओगे, बिल्कुल 0 पे आ जाओगे अगर आप संस्कृत वाला पार्ट छोड़ दोगे तो। संस्कृत वाले पार्ट को आपको बहुत अच्छे से नंबर आपको अच्छे लाने हैं, कैसे लाने हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा बताएं। त्वयं, ये वाला है त्वयं किम कुर्या, इसकी संधि विच्छेद होती है त्वयं किम कुर्या, ये दे दिया जाएगा। तो त्वयं किम कुर्या, ये इसकी क्या नाम अनुवाद हो गया, तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है हम जा रहे हैं, क्या, हम जा रहे हैं, तो इसकी संस्कृत में इसका अनुवाद करो। 2 नंबर आपके हो गए, आपको 2 ही वाक्य करने होंगे, है ना। तो हम जा रहे हैं, तो हम सब की क्या होती है, हम की क्या होती है, वयम होती है। तो वयम क्या हो जाएगा, वयम गच्छामः, वयम गच्छामः। तो यहाँ पर वयम गच्छामः जब करो, गच्छाम गच्छाओ गच्छामः हो जाता है लास्ट। तो सात उते तम तो उतान तेन तभ्यम हम तई, अहम आवाम वयम, है ना, अहम आवाम वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब या हम, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि वयम गच्छामः इसका क्या होता है, वयम गच्छामः,
विसर्ग लगा लीजिएगा। वयम गच्छामः ये होगा हम जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको ये तो 15 क्वेश्चन में आपको संस्कृत में आपके अनुवाद आएंगे, जिसमें आपको 4 मिलेंगे अनुवाद, और जिसमें आपको करने कितने होंगे, 2 करने होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडीज़। इसे और इस तरीके का लोगो बना होगा, DEV देव लिखा होगा, देव एग्जाम स्टडी हमारा चैनल है। इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसे सब्सक्राइब भी कर लें, इसे लाइक भी कर लो, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करो क्लास को। और ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जो आपको टॉपिक चाहिए, जो संस्कृत वाली जो चीज़ आपको, जैसे रस, छंद, अलंकार, क्या आपको चाहिए वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो वही चीज़ आपकी क्लास आ जाएगी, है ना। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।